हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं राहुल शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और हम यहां किस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th में जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसको लेकर हम आगे बात करने वाले हैं। हमने अब तक पिछले हिस्से में 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको चौथे पार्ट के बारे में जानकारी दूंगा, उसके बारे में पढ़ाऊंगा और जितने वीडियो आपने पिछले देखे हुए हैं यदि आपने ध्यान दिया हो तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक चीजें किसके बारे में, बेस एंड सॉल्ट, सॉल्ट तो मैं आज बात करनी है। बेस और एसिड के बारे में बात की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली एंड नाउ पीएच वैल्यू, स्ट्रेंथ, इन सब की बात करने के बाद फाइनली आज हम बात करेंगे सॉल्ट के ऊपर, जो हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पोर्शन भी है। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कि जो चैप्टर की बातें हैं उसमें घुसने से पहले मेरा ना एक छोटा सा आपको कहना है, और वो कहना ये है कि देखो ना, आप जिस कक्षा में अभी हो 10th की कक्षा में ना, इस वक्त ना आपके दिमाग में बहुत सारे फितूर चलते हैं। फितूर का मतलब, क्योंकि हमारे ना बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना। इसी वक्त हमारे फिजिकल मेंटली चेंजेस के अलावा हमारी सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हमें ना कुछ चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है बच्चों, और ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। हम सभी के साथ ना एक दिक्कत होती है, वो दिक्कत ये होती है कि हम कॉन्टिन्यूस स्टेप नहीं ले पाते। सर ये क्यों बोल रहे हो आप? तो भैया ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिम जा रहे हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जिम जा रहे हो या कोई नई चीज़ सीख रहे हो, बट यदि आपने उसमें कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं की ना, यदि किसी भी चीज़ को लगातार नहीं किया तो आपको ना उसको सीखने में दिक्कत होती है। अब ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए जब आप पढ़ाई करते हो तो लगातार काम करने का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करना। इसी के ऊपर ना एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। आपने ब्रूस ली का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं भी सुना होगा तो जैकी चैन का नाम सुना होगा। जैकी चैन जैसे लोग या ब्रूस ली जैसे लोगों का एक बड़ा ही फेमस कोट है बच्चा, वो ये कहते हैं कि मुझे ना किसी ऐसे व्यक्ति से जो दूसरा ओपोनेंट है जिससे मैं लड़ सकता हूं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है यदि उसने अलग अलग टाइप की 1000 मूव्स सीखी हूं। मान लीजिए मैं जैकी चैन हूं या ब्रूस ली हूं और मेरे से कोई लड़ने आ जाए तो मेरा ये कहना है, मेरा एज अ ब्रूस ली मेरा ये कहना है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है सामने वाले से, यदि सामने वाले ने बहुत सारी मूव्स सीखी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल लूंगा। लेकिन दिक्कत मुझे उस व्यक्ति से हो जाएगी जिसने केवल एक ही मूव सीखी है लेकिन उसको कितनी बार प्रैक्टिस कर लिया है, 1000 बार। समझ पा रहे हो आप? ये उन्होंने क्यों कहा? ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब कोई व्यक्ति जिसने एक मूव सीखी है या 2 मूव सीखी है लेकिन यदि उसने बहुत ज्यादा इस पर प्रैक्टिस कर ली तो बेटा वो उसके लिए समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र की तरह हो गया। मतलब जब भी वो मूव करेगा तो वो सामने वाले को डैमेज कर ही देगा। इसलिए ब्रूस ली या जैकी चैन जैसे लोग जो बहुत बड़े मार्शल आर्ट्स रहे, उनका भी ये कहना है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं बताती हूँ प्रैक्टिस के बारे में। अब ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इस प्रैक्टिस में और इस पूरे काम को हेल्प करने के लिए हमारी पूरी शिक्षाशास्त्र की टीम लगी हुई है। आपको क्वालिटी कंटेंट सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज देना हमारा काम है। इसलिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वो बेल आइकन भी दबा लीजिए क्योंकि जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और इसके लिए आपको किसी भी टाइप का चार्ज देने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी अच्छी बात से शुरू करेंगे हम चैप्टर में सॉल्ट के बारे में। अब ऑलरेडी आप एसिड, बेस, सॉल्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन हमें प्रॉपरली यहाँ सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना है कि भैया ये होता क्या है। तो यार ना सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपने यदि एसिड की रिएक्शंस पढ़ी हो, आपने बेस की रिएक्शंस पढ़ी हो, तो जितनी भी आप एसिड की रिएक्शन या जितनी भी आप बेस की रिएक्शन पढ़ते आ रहे थे, आपने नोटिस किया हो तो हर बार हमें क्या मिल रहा था, एक चीज तो सर कॉमन बताई थी आपने, वो थी क्या, सॉल्ट। हाँ या ना? तो बस वही हमें पढ़ना है, थोड़ा सा और डिटेल कर लेंगे भैया सॉल्ट होता क्या है। तो यार ना सिंपल सा एक लॉजिक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बहुत ज्यादा मैं आपको इसमें उलझाऊंगा नहीं, बट एक सिंपल सा ज्ञान ये है कि यदि आप एक एसिड ले लें और एक बेस ले लें और यदि इनको मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सॉल्ट आपको एसिड और बेस से ही मिले, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपने पिछली कुछ रिएक्शंस एसिड वाली, बेस वाली देखी होंगी, कैसे हम मेटल के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, कैसे हम मेटल के अलावा एसिड को हम किसके से करा सकते हैं रिएक्ट, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ये बातें हुई है ना हमारी। वो अलग बात है कि उनका खुद का नेचर एसिडिक या बेसिक हो सकता है। एनीवेज, तो जब भी आप किसी सॉल्ट को किसी
किसी भी सॉल्ट को आप बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए भैया एक एसिड और एक चाहिए बेस, और उसको मिला दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप क्या बात करते हो बेटा ना, कुछ नई चीज बताने वाला हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। इतना तो आपको पता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सर यदि मान लीजिए मैंने एक एसिड ले लिया और मैंने क्या ले लिया, एक बेस ले लिया, सिंपल सा लॉजिक है, तो क्या होने वाला है, सिंपल सी चीज है सर, हमें यहां से क्या मिलेगा, इन दोनों के रिएक्शन से सर क्या होने वाला है, सोडियम इसके साथ आ जाएगा और H इसके साथ चला जाएगा, तो फाइनली वी हैव NaCl प्लस H2O। करेक्ट, ये तो आप जानते हैं। और इसको आप बोल देंगे पानी, वाटर, और इसको आप क्या बोलते हो, सॉल्ट बोलते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। करेक्ट, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन बच्चा जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि नॉर्मली जब आप एसिड को और बेस को मिलाते हो जिससे आपको सॉल्ट मिलता है, तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या बेस, वीक बोल रहा हूं। आपको देखना होगा कि वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वहीं आपको ये भी देखना होगा कि जो बेस आप यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रॉन्गनेस, इनकी वीकनेस पे डिपेंड करेगा कि जो तुम सॉल्ट बनाना चाहते हो वो खुद स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, वीक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा या बेसिक सॉल्ट बनेगा। सर ये क्या बोल दिया आपने, अभी सब समझ में आ जाएगा मेरे लल्ला, सब समझ जाएंगे। फिलहाल यहां ध्यान दीजिए, कुछ चीजें मुझे और बतानी है। देखो ये जो रिएक्शन है इसके बारे में बहुत अच्छे से आप जान चुके हो, क्योंकि हमने कई बार ही पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो चीज आपको जाननी है वो ये है भाई साहब कि जब हम HCl एसिड लिखते हैं तो आप इसको एसिड क्यों बोल रहे थे, क्योंकि सर मुझे यहां से क्या मिल रहा था, H प्लस का आयन, और इस चक्कर में क्लोरीन मुझे क्या दे देगा, क्लोरीन का माइनस वाला आयन। मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे ही जब तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया था तो OH जो है वो निकल के हमें क्या दे रहा था, OH का आयन माइनस वाला, इसलिए तुमने उसको बेस बोला था, और इस चक्कर में सोडियम प्लस हमें दे देगा अपना एक आयन। ठीक है, जब ये रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला, NaCl प्लस H2O। बेटा आपने कभी ध्यान दिया है, आप जब भी कोई भी रिएक्शन लिखते हो, और स्पेशली कौन सी रिएक्शन जिसमें कोई सॉल्ट बनता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि सर हमेशा हम पॉजिटिव वाला हिस्सा आगे लिखते हैं और जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है वो हम पीछे लिखते हैं। क्या बोला मैंने, सर ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है आपने आगे लिखा है, और यदि जो पीछे वाला नेगेटिव वाला हिस्सा है बेटा वो पीछे लिखा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब आप किसी एसिड या बेस को मिलाकर सॉल्ट बनाते हो तो हमेशा नोटिस करना कि आपका जो एसिड होता है ना उस और जो बेस होता है वो मिलके कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि पॉजिटिव वाला हिस्सा आगे रहता है और नेगेटिव वाला हिस्सा बेटा पीछे रहता है। अभी जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। बेटा ये नाम याद रख लीजिए, जब भी कोई आयन पॉजिटिवली अपने आप को क्रिएट करता है तो उसको, यानी कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो उसको हमने कैटायन बोल देना है। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को दान नहीं बल्कि सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को और खा लिया, तो वो क्या बन जाएगा, एनायन। और जब भी रिएक्शन होती है तो हम सबसे पहले हिस्सा लिखते हैं कैटायन का, उसके पीछे हम क्या लिखते हैं, एनायन का। ये है हमारा जनरल लिखने का भी तरीका और समझने का। क्लियर मेरी बात? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में जब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो हम समझते क्या है कि सॉल्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। इतना तो सर हमने बचपन से पढ़ा, फिर भी पढ़ लिया। Salts formed from a strong acid and a strong base। बेटा ये लिखा जरूर है strong acid या strong base, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि एसिड और बेस के चक्कर में वो जो सॉल्ट बनेगा ये खुद भी कभी हो सकता है ज्यादा एसिडिक हो जाए, कभी हो सकता है ज्यादा बेसिक हो जाए। डिपेंड करेगा कि आपने उस पर्टिकुलर टाइम पर उस रिएक्शन में सॉलिड जो सॉल्ट बनाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर आपने एसिड या बेस कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग वाला लिया है या वीक वाला लिया है। एनीवेज, तो जब आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH लिया, तो क्योंकि ये एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नलीफाई। इसी चीज को हमने बोला था ना, कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो सॉल्ट बनता है ना भाई साहब, ये सॉल्ट जो है इसकी pH वैल्यू कितनी हो जाती है, 7। क्यों 7? क्योंकि सर ना तो ये एसिडिक है कि 7 से कम रहे, ना ये सर बेसिक है कि 7 से ज्यादा रहे। तो भाई साहब के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि 7 पे खड़े रहो, क्योंकि वो 7 का मतलब ना मैं यहां का हूं ना मैं यहां का हूं, इवन मैं तो 7 का हूं, यानी कि मैं न्यूट्रलाइज हूं, न्यूट्रल हूं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो मैंने आपके साथ बताया बेटा याद रखना हमेशा, ये जो मैंने बात बताई ना आपको, कैटाइन पहले लिखा जाता है, एनाइन बाद में लिखा जाता है। क्लियर? लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि सर ये जो आपने एसिड या बेस की हमें बात बताई है
ये तो हमें एक एग्जाम्पल से बता दी, बट इन जनरल यदि मैं आपसे पूछूं कि जो एसिड और बेस सॉल्ट बना रहे हैं, क्या कुछ इसको और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, हाँ या ना? तो बेटा इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है, वो ये कि यदि बाई चांस मैंने क्या लिया, एक ले लिया मैंने क्या, कैटायन, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ले लिया, Na+, ठीक है, और एक ले लिया मैंने क्या, एनायन, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन का माइनस। बेटा जब भी ये एटायन और एनायन साथ में लिखे रहेंगे तो ये हमेशा एक सॉल्ट ही बनाएंगे, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि आपके कैटायन और आयनायन कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, H+ और OH-, बस इतना ना हो। सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो मैं आपको फिर से अच्छे से बताता हूं। मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सॉल्ट, तो ये तो आप लिख ही सकते हो, पर उसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, और वो तरीका ये है कि किसी भी यदि आप कैटायन और एनायन को साथ में लिखते हो, कैटायन और एनायन को साथ में कंबाइन करके लिखते हो, यानी कि एक हमारा रहने वाला है पॉजिटिव वाला हिस्सा और एक रहने वाला है मान लीजिए नेगेटिव वाला हिस्सा, तो मैंने इसको बोल दिया कैटायन और इसको बोल दिया एनायन, तो ये मिलकर हमेशा सॉल्ट ही कहलाएंगे। बट गलती से आपको वो जो कैटायन आपने लिया है वो क्या नहीं होना चाहिए सर, H+ नहीं होना चाहिए, और वो जो एनायन है वो क्या नहीं होना चाहिए, OH- नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये लोग मिल गए एक साथ तो भाई साहब वो क्या बना लेंगे, H2O, वो पानी बनेगा, फिर वो सॉल्ट नहीं बनेगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, हमें तो सॉल्ट बनाना है। हालांकि ये भी मिलकर न्यूट्रल ही बनाएंगे, जैसे सॉल्ट लोग मिलकर अपनी pH वैल्यू को 7 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल है। ऐसे ही जब H+ और OH मिलकर बनेंगे तब भी वो न्यूट्रल होंगे, बट वो सॉल्ट नहीं मिलेगा, और हम क्या चाहते हैं, सॉल्ट। तो अपार्ट फ्रॉम H+ कैटायन एंड अपार्ट फ्रॉम OH- एनायन, यदि हम किसी भी अदर कैटायन और एनायन को साथ में कंबाइन करके लिखते हैं, मिलाते हैं, तो दैट बिकम अवर सॉल्ट। दिस इज एन अदर डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन बन सकती है किसकी, सॉल्ट की। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अभी जो सॉल्ट होते हैं भाई साहब, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, तो यूजुअली ये 3 टाइप के हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपने क्या करना है, अभी मैंने क्या बताया, ये जो सॉल्ट आप बनाते हो ये किस पे डिपेंड कर रहा है सर, 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एसिड और एक सर बेस। मैंने कहा बिल्कुल। अब यदि आपने एसिड को नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रखा, क्या बोला मैंने, ये स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इधर भी बाहुबली इधर भी बाहुबली, तो यदि ये दोनों जब टकराएंगे, यानी कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेगा, तो जो भी ये सॉल्ट बनाएंगे, बेटा याद रखिए एस का मतलब यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये जो सॉल्ट बनाएंगे ये कैसा हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, यहाँ न्यूट्रल वर्ड लिखा है, बट आप इसको नॉर्मल सॉल्ट या प्लेन सॉल्ट भी बोल सकते हो। यानी कि इस टाइम पे जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉर्मल, जस्ट लाइक HCl और NaOH। क्या बना दिया आपने, NaCl, ये बना ना। तो ये जो सॉल्ट है नॉर्मल या न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि भाई साहब आपने एसिड भी कैसा लिया, स्ट्रॉन्ग। कैसे पहचाना, याद करो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यदि जब भी हम इसको पानी में डुबाएंगे ये सारे H+ वाले आयन निकाल देगा, मतलब मैंने 10 डाले तो 10 के 10 निकाल दिया। बेस को मैंने स्ट्रॉन्ग कैसे बोल दिया, कि जब भी मैं NaOH को पानी में डालूंगा पूरे OH- एक साथ निकल जाएंगे, इस तरीके से। तो ये तो कहानी है कब की, जब आपका सॉल्ट नॉर्मल या न्यूट्रल है, जब दोनों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गलती से मैंने एक काम कर दिया, मैंने बोला एक काम करो, थोड़ा सा चेंज करो। मैंने कहा क्या चेंज करें सर, तो यार सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा। और थोड़ा क्या चेंज करना है, एक काम करो, एसिड को रहने दो प्रभु जी तुम क्या, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जैसे कि HCl। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। जो बेस है यानी कि तुम्हारा जो दूसरा हिस्सा है, इसको कर लो तुम क्या, थोड़ा सा वीक। मैंने कहा अच्छा वीक कर लें, तो बताओ कौन सा वाला। तो बेटा यदि आपको एग्जांपल याद हो तो अमोनिया वाला, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी अपने आप में कौन सा बेस होता था, एक वीक बेस होता था। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक की परिभाषा जो है वो किससे देते हैं, कि आप H+ पूरे निकाल रहे हो या आधे या अधूरे, OH- पूरे दे रहे हो या कम, इससे निकलता है। तो मैंने इनकी रिएक्शन कराई। अब याद रखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब जब आप इसको लिखेंगे ना, तो ये आपकी जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि जब इनको कंबाइन करेंगे तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड
अमोनिया का क्लोराइड वाला हिस्सा और साथ में मिलेगा आपको H2O। आपने ध्यान दिया, इधर भी मैंने पॉजिटिव वाला हिस्सा पहले लिखा है, नेगेटिव वाला हिस्सा बाद में, यानी कि पहले मैंने कैटाइन लिखा है और बाद में क्या लिखा है, एनाइन। ये क्यों? क्योंकि भाई वो सिस्टम है लिखने का, सिस्टम। लेकिन क्या मैं इस बनने वाले सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या वीक सॉल्ट क्या बोलूंगा? तो थोड़ा ध्यान दो, यहां जो तुमने एसिड लिया है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब यहां जो H+ है वो तो ज्यादा निकलेंगे, पूरे के पूरे निकलेंगे, लेकिन क्योंकि ये जो बेस है वो भाई साहब वीक है, तो जो OH आयन है ये पूरे नहीं निकल पाएंगे। इस चक्कर में जितने OH निकलेंगे वो H+ लेके पानी तो बना लेंगे, H2O तो बना लेंगे, पर भैया यहां से तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से H+ ज्यादा निकले थे, तो वो जो जितने H+ ज्यादा निकले हैं ना, वो बेटा बेसिकली सॉल्ट के साथ मिलकर उस सॉल्ट को थोड़ा सा एसिडिक बना लेते हैं। इसी वजह से वो सॉल्ट जो आप बनाएंगे वो कौन सा सॉल्ट बना लेंगे, थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा प्रभु जी, एसिडिक। क्यों? क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट आपने जो एसिड लिया है वो स्ट्रॉन्ग ले लिया। अच्छा, इसी का मैं उल्टा कर दूं। उल्टा मतलब सर एक काम करो, एक काम कर, तू लॉक कर। ठीक है, क्या लॉक करना है आपको बेटा? ये लॉक करना है कि एसिड को कर दो आप थोड़ा सा वीक और ये कर दीजिए स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा कर देते, कोई दिक्कत वाली नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कि सर उठा लो वही जो हम लेते आ रहे हैं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अच्छा, एसिड में वीक कौन सा ले सकते हो? तो यार एसिड में आपको याद हो कि नॉर्मली आपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात की थी ना, जो ऑर्गेनिक एसिड होते थे, है ना, वो जनरली हम कैसे कंसीडर करते थे, वीक। उसी में से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। क्या हमने यही लिया है? हाँ देखिए, यही लिया है ताकि आपको नोट्स मेकिंग में आसानी हो। CH3COOH ये हमने ले लिया। अब यदि आप ध्यान देंगे तो भाई साहब एक तरफ है आपका क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक तरफ है वीक वाला एसिड। देखो अब रिएक्शन किस तरीके से होती है, बड़ी आसानी से आप पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? बस आपको एक काम करना है। देखो मैंने बोला था ना, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये वाला माइनस, हाँ है ना। अब ये एसिड है तो इसको लिख लो पॉजिटिव, सॉरी ये तो उलट हो जाएगा, इसको अंडू तो होगा नहीं बेटा, इसको क्या करते हैं, रुक जाओ, ये एसिड है ना तो इसका मतलब ये H+ निकाल के देगा, तो ये हो जाएगा H+ और ये वाला हिस्सा हो जाएगा माइनस। अब आपने कुछ नहीं करना है, H2O बना लो। तो सर इनको मिलाकर हमें मिल गया कि H2O, इसको करो अलग, ये H हो गया अलग, ये हो गया OH अलग। अब बचे क्या, ये दोनों, इनको मिला दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, पहले कौन लिखते हैं हम, पॉजिटिव यानी कि कैटाइन वाला हिस्सा है, तो आपने लिखा NaCH3COO। इसी को हम बोल देंगे क्या, हमारा बनने वाला सॉल्ट, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन ये क्यों बना? क्योंकि सर एक आपने लिया था एसिड जो कि कमजोर था, और एक था हमारा वीक वाला। वीक क्या लिया था, एसिड हमने इस बार ही वीक लिया है ना, और बेस हमने ले लिया सर स्ट्रॉन्ग वाला। तो इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो बाय डिफॉल्ट किसकी तरफ चला जाएगा, ज्यादा, वो चला जाएगा सर बेस की तरफ। तो आप इसको बोल सकते हो थोड़ा कंपैरेटिवली बेसिक सॉल्ट, यानी कि इस सॉल्ट में थोड़ी सी बेस की प्रॉपर्टी प्रभु जी ज्यादा रहने वाली, समझे? तो ये है हमारा, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या बताया, सॉल्ट। फिर सॉल्ट आपका न्यूट्रल हो सकता है, फिर सॉल्ट आपका एसिडिक हो सकता है, फिर सॉल्ट आपका बेसिक हो सकता है। अच्छा, किसी का दिमाग ये जरूर कह रहा होगा, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको शायद ये लग रहा होगा, सर आपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन बना दिया, ये स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग, फिर आपने एक को स्ट्रॉन्ग एक को वीक बोल दिया, चलो ये भी ठीक है। अच्छा, उल्टा भी कर लिया कि इसको वीक इसको स्ट्रॉन्ग बोल दिया, ये भी ठीक है। पर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों तरफ हम वीक ले लें? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों ही तरफ क्या ले लें, सर इस तरफ भी वीक कर लेते हैं, इस तरफ भी वीक कर लेते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो भाई साहब मुझे बताओ, कोई चीज स्ट्रॉन्ग और कोई चीज वीक कब मानी जाती है? मैंने पूछा कि ये जो लाइन है, अरे तुम कहाँ हिल लो भैया, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अच्छा ये छोड़ो, स्ट्रॉन्ग वीक ये तो आप नहीं बता पाओ। अरे इसको क्या हो गया, हाँ मैंने आपसे ये पूछा कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, ये बताइए। क्या ये बता सकते हो कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी? देखो यार, यदि तुमने मुझसे पढ़ा है अभी तक तो मैं आपको बता दूं, ये लाइन छोटी है या बड़ी आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आप इसकी किसी से कंपैरिजन नहीं करोगे। इसको क्या हो गया, ये कहानी वो कर रहा है भाई। अरे 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 रुक जाओ बच्चों, ना एक मिनट, थोड़ी पहले इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। हाँ अभी हो रहा है सब कुछ सही, ठीक है। इसको करके थोड़ा सा नीचे, ठीक हो ना, ये उठाया पेन। हाँ तो मेरा ये कहना है कि भाई साहब जब मैंने एक लाइन खींची तो इसको आप छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते, तब तक नहीं बोलोगे ना जब तक या तो मैं इसके बाजू में कोई लाइन बना दूं
बड़ी वाली या बना दूं कोई छोटी वाली। तो अब इस केस में आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हो। सिमिलरली एसिड और बेस के साथ होता है। यदि मान लीजिए मैंने आपको एसिड बोल दिया कोई, मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई एसिड रख दिया या कोई बेस रख दिया, तो ना उसको आप स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो ना आप उसको वीक बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सर जब तक बाई चांस यदि मान लीजिए कोई मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड लिख दिया, बाई चांस मेरे पास कोई एसिड है ए, अब इसको स्ट्रॉन्ग या वीक तब बोलोगे ना जब इसके बाजू में कोई वीक वाला आपने एसिड ले लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या वीक हो जाएगा। अच्छा उल्टा कर लो, ये पहले से स्ट्रॉन्ग था लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग तुमने यहां लिख लिया, लो डबल ए वाला लिख लिया। मुद्दा क्या है कि आप किसी को स्ट्रॉन्ग या वीक तब बोलते हो भाइयों जब आप उसी इसी से कंपैरिजन करते हो, और जैसे आप कंपैरिजन करोगे तो एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और एक हो जाएगा वीक ऑटोमेटिकली। फिर आप ये नहीं बोल पाओगे अरे तुम भी वीक हम भी वीक, ऐसा नहीं होता हमेशा याद रखो। इसलिए हम दोनों साइड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक तो ले सकते हैं, पर दोनों ही साइड वीक एसिड और वीक बेस नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए यहां तक की बात हमने कर ली है। अब हम इसके आगे चलेंगे, और अब इसके आगे जो मुझे बात करनी है वो है बेहद इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां से आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होने वाली है। बट अब आपका पूरा ध्यान आना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दिमाग में सबसे पहले आपके ये आना चाहिए कि सर हम सॉल्ट की बात क्यों कर रहे थे। आखिर हम सॉल्ट बनाना या सॉल्ट को खाना, मतलब जो हम आसपास अपने सॉल्ट देखते हैं ना, नमक, देश का नमक, टाटा नमक जो आप खा रहे हो, वही हमने पढ़ा। नॉर्मली आपने बोला कि हम उसको एसिड और बेस से मिलाकर बना सकते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है, आप दूसरी रिएक्शन से भी सॉल्ट बना सकते हो। लेकिन सर सॉल्ट की इतनी चर्चा क्यों? आखिर क्या वजह है कि आप सॉल्ट के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हो? तो यार दो वजह है। पहले तो सॉल्ट कम खाना चाहिए बच्चों। देखो मैं आपको ना लॉजिकली बताऊं, सॉल्ट थोड़ा कम खाओ। आपने नोटिस किया होगा, ये मैंने तो ऑब्जर्व किया है, ये एक फिजिक्स का और हीट का और केमिस्ट्री का फिनोमेना है। जो लोग बाय डिफॉल्ट कम नमक खाते हैं, अब कैसे पहचानोगे कि तुम नमक कम खाते हो या ज्यादा? तो जो लोग खाने में ऊपर से नमक लेते हैं ना, वो बोलते हैं अरे नमक कम है लाओ ऊपर से डाल देते हैं, नमक कम है लाओ ऊपर से डाल देते हैं, वो लोग बाय डिफॉल्ट समझ लो नमक ज्यादा खाते हैं। और ऐसे लोग जो नमक नॉर्मली जितना भी हो काम चल जाता है, मतलब उनके पास प्लेट में नमक कम भी हो चल जाएगा, वो कभी ऊपर से नहीं मांगते हैं ना, तो वो कहेंगे कम नमक खाने वाले लोग अपने आप को। अब जिनको नमक ज़्यादा खाना होता है बेटा, उनकी ना बॉडी जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव अलग तरीके से बिहेव करती है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेंस अलग तरीके से बिहेव करता है। और जो बाय डिफॉल्ट कम नमक लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे जैसे लोग, ये हम कम नमक लेने वाले लोगों की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारी बॉडी ना टेम्परेचर के लिए अलग तरीके से सेंस करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में बहुत जल्दी टेम्परेचर रिएक्शंस होती हैं, जिस वजह से मेरी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्टिव होती है, हीट अप हो जाती है, इसलिए मुझे बुखार बहुत जल्दी आता है। जब भी मुझे कोई बॉडी में इन्फेक्शन होना सबसे पहले बुखार आता है। वहीं जो लोग नमक ज़्यादा लेते हैं ना, उनकी बॉडी हीट उतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए उनको बुखार आपको बहुत कम देखने मिलेगा, और यदि आएगा भी तो उनके पास ना उतना टेम्परेचर गेन नहीं करते। आप नोटिस कीजिएगा, है ना, ये आपका टास्क रहने वाला है। चलो एनीवेज हम आते हैं मुद्दे पर कि भैया इतनी सॉल्ट की बातें क्यों कर रहे हो? भैया तो इतनी सॉल्ट की बातें हमने इसलिए की हैं क्योंकि ये जो सॉल्ट आप देखते हो, जिसको आपने नॉर्मली NaCl के नाम से बोल दिया, ये जो सॉल्ट है ना, ये अकेला खुद में खाने के काम नहीं आने वाला भाई साहब, ये इतनी काम की चीज है कि दूसरी चीजें भी बनाने वाला है। जैसे कि एक तो आपके सामने लिखा है कास्टिक सोडा, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं, भाई जो आपने अभी बेस के फॉर्म में जाना, भैया उससे आपको मिलना है, कास्टिक सोडा से यदि आपको मिलना है तो पहले आपको किससे मिलना पड़ा? नमक से। अच्छा ये जो नमक है NaCl, ये अकेला अपने आप में कास्टिक सोडा नहीं बनाता। आप इस चैप्टर में, है ना, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनकी भी बात करोगे तो बेटा ये भी किससे मिलकर बने हैं? कहीं ना कहीं नमक की मदद से मिलकर बने हैं, है ना। तो नमक या सॉल्ट की बातें इसलिए की जा रही थी क्योंकि वो सॉल्ट अपने आप में सिर्फ खाने के काम नहीं आ रहा, बल्कि वो दूसरों की भी मदद कर रहा है। और वो कैसे मदद कर रहा है धीरे धीरे हम यहां जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। अब ये होता क्या है? तो यार ना सिंपल सी चीज है, देखो क्या होने वाला है। आपने पहले तो एक चीज मैं बता दूं, बार बार कंफ्यूज ना हो जाना। देखो ये कौन है? ये है सर NaCl यानी कि नमक, ये है देश का नमक, टाटा नमक, ठीक है। आपने इसमें क्या मिला दिया? पानी। क्या मैं बोल सकता हूं कि आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया, एक्वस या पानी में मिला दिया? बिल्कुल बेटा, जब भी आप नमक को पानी में मिलाओगे तो ये कहलाता है अपने आप में ब्राइन सॉल्यूशन। इसको याद रख लो,
पहचान लो, जान लो, क्योंकि ये बार बार मिलेगा, और यदि बार बार मिलेगा तो आप फिर बार बार ये ना पूछ पाए कि सर ब्राइन सॉल्यूशन क्या है। ब्राइन सॉल्यूशन पहली बार में पता कर लो, जब भी NaCl यानी कि नमक को आप H2O यानी कि पानी में डालेंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर? चलो अब पढ़ते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, यानी कि उसको हमने ब्राइन बोल दिया, it decomposes to form sodium hydroxide, और यही आपके लिए क्या कहलाएगा भाई साहब, यही हमारे लिए कहलाता है कास्टिक सोडा। क्या कहलाता है? कास्टिक सोडा। अब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये एल्कली वर्ड जो है या क्लोर वर्ड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी समझ में आएगा। फिलहाल इनका ये कहना है इस प्रोसेस में कि आप उठाओ ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि नमक को पानी में डाल दो। मैंने कहा ठीक है, अब इसमें क्या कर दो आप, इसमें देखिए ध्यान से इन्होंने कहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। क्या पास कर दो भाई साहब? इलेक्ट्रिसिटी। मैंने जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, बच्चा ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने क्या किया, इसमें क्या दे दिया यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में क्या होता है कि ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, यानी कि Na अलग निकलेगा प्लस, देखो इलेक्ट्रिसिटी ना अच्छों को तोड़ देती है। तुम्हारे अंदर मैं इलेक्ट्रिसिटी भेज दूं, करंट लगा दूं, भाई साहब तुम टूट जाओगे, फिर तो ये चीजें है ही क्या। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी को इन दोनों को मिलने के लिए बुलाया, यानी कि इस ब्राइन सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो ये भी टूटता है और ये भी टूटता है। तो NaCl ये अपने हिसाब से टूट गए, वहीं NaCl और H2 में भैया H प्लस हो गया अलग और OH माइनस अलग हो गया। ठीक है, ये हो गए अलग अलग, टूट गए। अब ये जो टूटने की प्रोसेस है, इस टूटने की प्रोसेस में हुआ यूं कि ये जो Na था ना, ये इसके साथ निकल लेगा। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली होता कैसे वो भी मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा, बट होता जो जनरली है उसको पहले ऊपर से जान लो कि आपने NaCl प्लस H2 जिसको आपने ब्राइन सॉल्यूशन बोला, इसको लिया, उठाया, इसमें क्या पास कर दी भाई साहब, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के चक्कर में Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया, OH माइनस अलग हो गया, और Na प्लस OH माइनस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NaOH। इसी को हम बोलते हैं भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। वहीं ये जो भाई साहब है Cl माइनस और H प्लस, बेटा ये आपस में नहीं मिलते हैं। ये क्या करेगा, Cl माइनस ये Cl गैस बनाकर Cl2 गैस बनाकर उड़ जाएगा, और वहीं जो हाइड्रोजन है ना, ये भी बेटा H2 गैस बनाकर निकल जाता है, यानी कि क्लोरीन अलग निकल जाएगा, हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा और NaOH अलग निकल जाएगा। इसी वजह से इस पूरी प्रोसेस को यदि आपने ध्यान दिया हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली। पता है क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं? कि क्लोर का मतलब था क्लोरीन गैस निकलेगी, और एल्कली का मतलब क्या है, एल्कली का मतलब ये है कि जब आप इस पूरी प्रोसेस को बनाओगे तो ये जो NaOH आपको मिलेगा, NaOH, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं बेस। लेकिन ये पूरा तामझाम हो का रहा है सर, पूरा तामझाम हो रहा है सॉल्यूशन में, यानी कि पानी के अंदर, और जब कोई बेस पानी के अंदर होता है, मिलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्कली। इसी वजह से इसको आप क्या बोल देंगे, एल्कली, और यही आपकी पूरी प्रोसेस का नामकरण मैंने यहां बता दिया। अब ये एग्जैक्टली होता कैसे है वो हम समझेंगे डायग्राम से, बट जो ओवरऑल एक प्रोसेस है कास्टिक सोडा बनने की वो आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब इस क्लोर एल्कली प्रोसेस को हम समझेंगे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू। बेटा इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। देखो क्या होने वाला है इस डायग्राम में, आपको ध्यान से समझना है क्योंकि कुछ शब्द हो सकता है आपके लिए नए हो। आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, समझ लीजिए कंटेनर ले लिया, ठीक है। इसमें आपने क्या डाल दिया सर, इसके अंदर आपने डाल दिया क्या भाई साहब, पानी। अरे यार पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले लें, चलिए हम लेंगे ब्लैक, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या डाला, H2O पानी डाल दिया, मैंने कहा ठीक है ना, H2O डाल दिया, क्लियर। इसके अंदर है पानी, अब इसके अंदर साथ में क्या है भाई साहब, NaCl। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, ब्राइन सॉल्यूशन। देखो मैंने लिख दिया ना, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है NaCl और H2O साथ में वहां है, ठीक है। साथ में आपने क्या किया, बेटा ध्यान से सुनना, ये टर्म आपके लिए नया है, मैं आपको पहले सेटअप बता रहा हूं। आपने लिया एक कंटेनर, कंटेनर में आपने अंदर डाल दिया पानी यानी कि H2O, साथ में आपने उसमें डाल दिया NaCl, तो वो हमारे लिए कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ब्राइन सॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है। अब इस पूरे सॉल्यूशन में आपने क्या किया, एक मेटल की प्लेट, बेटा एक प्लेट यहां लगा दी, समझ लीजिए, ये मैं बोल देता हूं कौन सी प्लेट, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये मैंने 1 नंबर प्लेट और 2 नंबर प्लेट लगा दी। अब इस 1 नंबर प्लेट को मैं एनोड और दूसरे नंबर प्लेट को मैं कैथोड बोल रहा हूं, लेकिन आपको अभी नहीं बोलना है, आपको पहले समझना है कि क्यों एनोड और क्यों कैथोड बोलना है। ध्यान सुनिएगा,
तो मैंने क्या किया, इस 1 नंबर प्लेट को और इस 2 नंबर प्लेट को उसी कंटेनर के अंदर डिप करके रख दिया। लेकिन इन दोनों को मैंने एक, बेटा ये अभी आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल, ये सेल का सिंबल है। सेल का सिंबल है मतलब वहां इन दोनों को मैंने तार से किसके साथ जोड़ दिया, सेल के साथ जोड़ दिया। ये जरूरी नहीं कि वहां सेल हो, बैटरी भी हो सकती है। मैंने कहा ठीक है जोड़ देते हैं सर। तो हुआ यूं कि आपने इसका तार लिया और सेल के पॉजिटिव वाले हिस्से से जोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। आपने इस सेकंड वाली प्लेट का तार लिया और एक सेल के नेगेटिव वाले हिस्से से जोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है। अब क्योंकि तुमने इसको पॉजिटिव वाले हिस्से से जोड़ा है तो भाई साहब इस पूरी प्लेट में समझ लो कौन से चार्ज आ जाएंगे, कौन से पार्टिकल आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे। ध्यान से समझना है, क्योंकि तुमने उस सेल या उस बैटरी के पॉजिटिव वाले हिस्से से जोड़ा है तो सारे पॉजिटिव पार्टिकल या सारे पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएंगे। वहीं क्योंकि इस प्लेट में नेगेटिव वाला हिस्सा जोड़ा है तो इस सेल के नेगेटिव पार्टिकल्स यहां आ जाएंगे। ठीक है। अब हुआ यूं, पहले तो इतनी बात क्लियर कि आपने ब्राइन सॉल्यूशन बनाया कंटेनर में, आपने एक प्लेट लगाई नंबर 1, एक प्लेट लगाई नंबर 2। पहली नंबर प्लेट को आपने पॉजिटिव वाले हिस्से से जोड़ दिया, इस चक्कर में प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। दूसरी वाली प्लेट को आपने नेगेटिव सेल वाले हिस्से से जोड़ दिया तो वहां से हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल्स आ गए। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला हूं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, क्योंकि यही मेरी प्रोसेस है। तो अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा इस सेल की मदद से तो भाई साहब ये अंदर से टूटना शुरू होगा। क्या टूटना शुरू होगा, H2O और NaCl टूटना शुरू करेंगे। अब जैसे ही टूटना शुरू करेंगे तो दिक्कत यहां शुरू होगी। ये जो H2O है इसमें से एक हो जाएगा OH माइनस अलग और एक हो जाएगा H प्लस अलग। वहीं जो NaCl है यहां से हमें एक सोडियम प्लस और एक क्लोरीन माइनस, ये लोग अलग अलग हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब बच्चा ध्यान से देखो, आपको यदि ध्यान देने का मौका दिया जाए तो ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है। और इस पानी के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव लोग कौन कौन से, ये दोनों। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव है, यानी कि यहां पॉजिटिव पार्टिकल्स है। ऐसे समझ लो कि अभी ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूं, आप समझ लो ये पॉजिटिव है। जबकि इस पानी के अंदर 2 लोग नेगेटिव है, OH माइनस और क्लोरीन माइनस। करेक्ट। अब नॉर्मली इतना तो हम सभी जानते हैं कि जैसे चुंबक होती ना, अपोजिट चीजों को खींचती है, एक पोल दूसरा पोल, वैसे ही केमिस्ट्री में पॉजिटिव हिस्सा नेगेटिव हिस्से को हमेशा खींचता है। समझ रहे हो, पॉजिटिव हिस्सा नेगेटिव हिस्से को खींचता है। तो अब ये जो दोनों नेगेटिव वाले भाई हैं, नेगेटिव वाले मतलब OH माइनस और क्लोरीन वाले, ये बेटा कहां की तरफ भागेंगे, ध्यान से देखो, ये भागेंगे आपके, काला पेन यहां जाओ, ये नहीं यार काला नहीं, इसको अपन चेंज करते हैं, कौन सा ले लें, ये चलो ये लेते हैं। ये दोनों देखो आप ध्यान से, ये क्लोरीन माइनस और OH माइनस भाग रहे हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्यों भागना चाह रहे हैं, ताकि इस पॉजिटिव चार्ज वाली पार्टिकल वाली प्लेट पर, इस पॉजिटिव प्लेट पर ये क्या कर सके, अपने एक्स्ट्रा, बेटा ये माइनस देख रहा हो, क्लोरीन के पास ये माइनस का मतलब क्या है, कि क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। OH माइनस का मतलब क्या है, OH के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये चाहते हैं कि हम अपने इलेक्ट्रॉन उस प्लेट को दे दें। तो जैसे ही अपनी जो अपनी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को देंगे तो प्लेट के लिए सही काम कर देंगे। और जब भी किसी प्लेट पर ये इलेक्ट्रॉन का दान होगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना हो जाएगा, इसका मतलब आप बोल देंगे कि इस प्लेट पर कौन सी प्रोसेस हो रही है, इस प्लेट, बेटा ये चीज मैंने आपको हालांकि बताई नहीं है, इसलिए नहीं बताई है क्योंकि अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, बट फिर भी एक चीज जान लीजिए, जब भी कहीं इलेक्ट्रॉन, OIL का मतलब लॉस इन इलेक्ट्रॉन, बेटा ये रिवर्स में लिखा है। ऑक्सीडेशन का एक और मतलब होता है, हालांकि हमने ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझा है, ऑक्सीजन का जुड़ना है ना, हाइड्रोजन का निकलना, ये सब हमने सीखा है। बट एक और तरीका होता है ऑक्सीडेशन को पहचानने का। ऑक्सीडेशन का मतलब, O वर्ड का मतलब ऑक्सीडेशन, I और L का मतलब है लॉस इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हालांकि यहां OEL लिख देना चाहिए, OEL। वहीं यदि कहीं गेन इन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, लॉस, और ये हो जाएगा गेन इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यदि कहीं ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को आप लूज कर रहे हो, और यदि इलेक्ट्रॉन्स को कहीं आप गेन कर रहे हो, G का मतलब गेन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब हो जाएगा रिडक्शन। इतना याद रखो। अब ये बातें मैंने क्यों बताई, क्योंकि जैसे ही क्लोरीन और OH माइनस इस तरफ आएंगे, इस प्लेट के पास आएंगे, तो ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको पकड़ा देंगे, प्लेट को। इसका मतलब यहाँ कौन सी सिचुएशन हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। और जब भी कहीं ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जब भी कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रही होती है, तो उसी प्लेट को हमने बोल देना है एनोड। आप अपनी सहूलियत के चक्कर में किसी प्लस
टर्मिनल को एनोड बोल सकते हो, पर बच्चा वो एनोड इस वजह से एनोड होता है क्योंकि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और जब वह दूसरे को इलेक्ट्रॉन को ले सकता है इसका मतलब वो कौन सी प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन, इसी वजह से आप उसको एनोड बोलते हो। वहीं जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो उल्टा करेगा। अब देखो इसमें से जो पॉजिटिव वाले लोग थे कौन थे, सोडियम और H+, ये इस तरफ भागेंगे। अब जब ये इस तरफ भागेंगे तो क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि सर इस तरफ हमें क्या है, सर इस तरफ जो है वो हमारे पास एक प्लेट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये लोग भूखे थे, इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी थी और ये लोग प्लेट के पास पहुंच गए तो प्लेट ने अपने इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए। तो बेटा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इधर हो रहा है रिडक्शन, और जब कहीं रिडक्शन होता है तो उसको हम बोल देंगे कैथोड। गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन है ना। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने क्या किया है, सोडियम और H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खा लिए, गेन कर लिए। इसका मतलब यहां कौन सी प्रोसेस हुई है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको आप बोल देंगे कैथोड और इसको बोल देंगे आप एनोड। ठीक है, चलो, हालांकि आप याद रख सकते हो पॉजिटिव का मतलब और नेगेटिव का मतलब क्या होने वाला है। अब मुद्दा ये है कि सर जब मैं इस तरफ भागना शुरू किया तो भागने के लिए मेरे पास क्लोरीन भी था और कौन था, OH। पर बेटा याद रखिए क्लोरीन और OH में से सब लोग नहीं, देखो हर जब रेस दौड़ता है तो कोई एक ही व्यक्ति आ गया था ना, तो इस पूरी रेस में जब इस तरफ भागने का प्रोसेस चल रहा था तो किसने जीत ली वो रेस, क्लोरीन ने। किसने जीत ली, क्लोरीन ने जीत ली। और क्लोरीन ने क्या किया, जैसे ही इस क्लोरीन ने इस प्लेट पर अपना धमाका किया तो क्लोरीन यहां पहुंचा और उसने अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दे दिया। पीछे कौन रह गया, OH बेटा पानी में ही रह गया। और क्लोरीन ये प्रोसेस करते 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 क्लोरीन गैस बनाकर उड़ जाता है। वहीं इस तरफ जब रेस चल रही थी तो पॉजिटिव वाले दो लोग थे, एक सोडियम था और एक H+ था। तो यहां हमारी रेस कौन जीतता है, यहां हमारी रेस जीता है H+ जीत जाता है। और H+ जीत कर बार बार ये एक H आया, एक H आया, एक H आया, उन्होंने क्या किया, H+ आया इलेक्ट्रॉन ले लिया, H+ आया इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये प्रोसेस लगातार चल रही है। अब जब ये प्रोसेस लगातार चलेगी तो गैस कौन सी निकल जाएगी भैया, H2 निकल जाएगी। लेकिन फिर वही बात है, कौन सा व्यक्ति रेस हार गया था, तो सर Na अपनी रेस हार गया था, तो ये रह गया पानी में। अब ये लोग तो निकल गए, क्लोरीन और हाइड्रोजन, बचा कौन, सर यहां से सोडियम यहां से OH। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप में बॉन्ड बना लेते हैं और फाइनली यहां से में निकल के आ जाएगा NaOH, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड और एज नोन एज कास्टिक सोडा। समझे, तो ये होती है पूरी प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। बिकॉज क्लोर का मतलब हमें क्लोरीन गैस मिल रही है और एल्कली का मतलब ये पूरा जो है अपने आप में सॉल्यूशन जो है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर कि आप क्यों इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलने वाले हो, समझिए। चलिए अगली बात हमें करनी है ब्लीचिंग पाउडर की। जो अगला हमें इंपॉर्टेंट सॉल्ट का हिस्सा देखना है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या होता है सर ब्लीचिंग पाउडर, क्या बात कर रहे हो, नहीं सुना? अरे कभी ना कभी खुद या किसी दूसरे के साथ आप कहां गए होगे सर, सैलून है ना, आजकल के बच्चे बड़े बड़े सैलून बोलो सर, सैलून। तो बेटा आप सैलून गए होगे, नाई की दुकान, यार नाई की दुकान पे गए होगे, वो देखा होगा है ना, वो कुछ लगाता है, लगाने के बाद सर क्या होता है, पहले मेरी स्किन देखो, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, दूसरे का छोड़ो बेटा, जब ये स्किन बड़ी काली सी होती ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा चेहरा देख लीजिए या स्किन देख लीजिए, ये कंपैरेटिवली आपको डल लगेगी। अभी डल क्यों लग रही है, क्योंकि जब हम सूरज से लगातार वातावरण में बाहर निकलते सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है ना, तो ये थोड़ी सी कलर टोन इसकी डल हो जाती है, टैनिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, अब इस कलर टोन को मुझे नॉर्मल करना है, यानी कि मुझे ऊपर की जो डेड स्किन है, खराब स्किन, उसको निकालना है। तो यूजुअली हम इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर है बेटा ये क्लीनिंग के काम आ जाता है। क्लीनिंग मतलब अभी किसकी क्लीनिंग हो रही है, स्किन की, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटैन, है ना। आप जाइएगा सैलून वाले को और बोल देना भैया डिटैनिंग कर दो, वो उठा के ब्लीचिंग पाउडर लगा देगा। घरों में आपने देखा होगा, हमारे पास घरों में भी ब्लीचिंग पाउडर होता है, मम्मी लोग क्या करती है उसको क्लीनिंग के लिए यूज करती है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में शायद बना नहीं, अच्छा ये वाला बना हुआ पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है, एक पाउडर होता है जिसका आपके सामने अभी, अच्छा इसका लिखा हुआ फॉर्मूला तो अपनी जगह है ना, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर जो हमने यूजुअली सैलून की दुकानों पे आप देखोगे, O3 का ब्लीचिंग पाउडर आता है, ओजोन के नाम से, ओजोन कंपनी का आता है ना, शहनाज, गोल्डन, सब के आते हैं, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। वो करते क्या है, क्लीनिंग के पर्पज से यूज करते हो आप। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सर काफी कुछ यूज होता है। मैंने कहा ठीक है सर, ये सब तो ठीक है अपनी जगह है, बट ये होता क्या है, तो बेटा ये सिंपली बात है, एक सिंपल फॉर्मूला आप याद रखेंगे, गोल हो गया लो, ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
क्लोराइड। हालांकि ये फॉर्मूला पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसका एक्चुअल फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा होता है, जो कि हमारे लिए याद करना, उसको समझना थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए आप उसको जनरल फॉर्मूले से याद रख सकते हो, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने के काम। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर सिर्फ स्किन के लिए या नॉर्मली किसी अदर चीज को क्लीन करने के लिए यूज नहीं करते। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग ना पानी को भी क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक डिब्बी आती थी ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर नहीं, ब्लीचिंग सॉल्यूशन की डिब्बी आती थी। ठीक है, आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा किसी ड्राई क्लीनर्स, जो ड्राई क्लीन होता है ना, हम नॉर्मली अपने कपड़े धो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको आप नॉर्मली पानी से नहीं धो सकते, तो उनको हम क्या कराते हैं, ड्राई क्लीन। तो ड्राई क्लीनर्स वाले जो भैया लोग रहते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, कोई दाग वाग लग गया ना, तो उसको निपटाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। कई जगह इस्तेमाल होता है भाई ये। एनीवेज, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये बेसिकली जो है आपको कैसे मिलने वाला है ये जान लो। ये मिलने वाला है जब आप क्लोरीन को और ड्राई स्लिग लाइम को क्या करने वाले हो, मिलाने वाले हो। ये क्या बोल दिया सर, क्लोरीन। बेटा ये क्लोरीन कहां से आया, अभी हम क्लोरीन गैस निकाल के आए हैं पिछले हिस्से में, कास्टिक सोडा। क्लोरीन हमें गैस मिली और मैंने ड्राई स्लिग, ये क्या है सर, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रो। बेटा ये कुछ नहीं है ना, ये मत सोचना कुछ नया है, कुछ नया नहीं है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है आपका चूने का पानी और ये है आपकी क्लोरीन की गैस। अब इनको आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CaOCl2 मिल जाएगा। जैसे देखो आप फटाफट से, ये मिलना है आपको। देखो आपने लिया क्या, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लिया और इसकी मुलाकात किससे करा दी, क्लोरीन की गैस से करा दी। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे ही इन दोनों को मिला देना है। हालांकि ये पूरा काम बेटा एक प्लांट में होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, बट फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि जैसे मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारे चूने के पानी को क्लोरीन गैस के साथ संपर्क में लाती हूं या लाता हूं, तो क्या होने वाला है, CaOCl2, यानी कि ये मिल गया आपका ब्लीचिंग पाउडर और इसको आप क्या नाम देंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ है ना। और एक्स्ट्रा चीज क्या मिलेगी सर, H2। बेटा ये अगेन एक सॉल्ट की तरह होता है, ये अगेन क्या है, सॉल्ट है ना। और आप यदि थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दें तो आपको एक चीज का एहसास होगा, सर हर बार सॉल्ट के साथ हमें पानी तो मिल ही जाता है, तो कहीं ना कहीं सॉल्ट के साथ हमें यहां भी क्या मिल रहा है, पानी। द पॉइंट इज कि ये बना कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी लिया, क्लोरीन लिया और क्लोरीन ने क्या किया, ये बना दिया ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में मिल गया H2। क्लियर। इट इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 क्योंकि इसका एक्चुअल कंपोजिशन बहुत टफ होता है। अब जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि ये बनता कैसे। तो भाई साहब ये बनता है हमारे एक प्लांट में जिसका नाम है हेजन-क्लेवर प्लांट। नाम मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं अच्छे से, ये है हेजन-क्लेवर प्लांट। ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्लांट में आपको क्या मिलने वाला है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने के लिए, स्किन पे लगाएं गोरे हो जाएं। बेटा हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्लीचिंग पाउडर को बहुत ज्यादा स्किन पर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी जो स्किन है ना इसमें सेल्स होती हैं, ये सेल्स बहुत ज्यादा यदि आप इसको यूज करते हो डैमेज होती है। एनीवेज ये बनता कैसे है, तो देखो पहले तो आपको डायग्राम समझा देता हूं फटाफट से। क्या ये बड़ा होगा, होना चाहिए इसको, अच्छा अच्छा हाँ हो गया बड़ा, आजा बेटा आजा, बड़ा हो जा भाई, और बड़ा हो जा बस, चलो ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं हो रहा है, अरे हो गया। देखो बेटा यदि आप डायग्राम को ध्यान से देखें, डायग्राम ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, तो होने ये वाला है कि आपको पकड़ना है क्या, स्लिग लाइम यानी कि चूने का पानी। ये आपने पकड़ा चूने का पानी, ये है चूने का पानी, ठीक है, ये है चूने का पानी। इस चूने के पानी का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने कहां से डाला सर, ऊपर से डाला है ना। ये बेफल्स बेटा ऐसा मतलब पाइप्स है ना, छोटे छोटे पाइप्स लगे हुए हैं, आपने इसको डाल दिया स्लिग लाइम को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस पाइप के अंदर, और ये पूरी पाइप में क्या हो रहा है, इस तरीके से आपका वो चूने का पानी पाउडर फॉर्म में बेटा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। चूने का जो पानी है ये पूरे उस पाइप के सेक्शन में ऐसे घूम रहा है, यूं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है घूमने दो, लेकिन इसकी मुलाकात हमने किससे करा दी सर, इसकी मुलाकात हमने करा दी थी पैरेलली क्लोरीन गैस से। अब यहां से कौन सी गैस जा रही थी, यहां से सर जा रही थी हमारी क्लोरीन गैस, ये देखो ये हमारी क्लोरीन गैस जा रही थी, ये क्लोरीन गैस जा रही थी, क्लोरीन गैस जा रही थी, क्लोरीन गैस जा रही थी। अब हुआ यूं कि जब ये दोनों मिले यानी कि ब्लू वाला और रेड वाला आपस में कंबाइन हुआ, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बेटा आपस में कंबाइन हुई, तो जो रिएक्शन मैंने अभी आपको समझाई थी ना कि हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम है CaOCl2 और साथ में
कुछ चीजें निकलती हैं बाहर और उन्हीं कुछ चीजों में क्या निकल रहा था साथ में H2O। बेटा ये ऊपर से उड़ जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है और कुछ वेस्ट गैस भी निकल जाती है ऊपर, ये निकलते हुए आपको दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं हेज़न-क्लेवर प्लांट। ठीक है, आपको ये प्लांट नॉर्मली याद रखना है, बाकी रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है। क्लियर? चलो, द पॉइंट इज कि आई होप आप समझ गए होंगे भैया हो क्या रहा है। ठीक है, और छोटा तो नहीं हो सकता। ठीक, सही है। तो दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप यूज कहां करते हो? देखो, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल का मतलब बच्चा कपड़ा, कपड़े की इंडस्ट्री में क्या होता है ना, जो ब्लीचिंग पाउडर इसका बहुत इस्तेमाल होता है। मैंने आपको क्या समझाया, कलर को रिमूव कराने के लिए, मान लीजिए आपको किसी कलर को हटाना है, निकालना है, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लीचिंग, दाग लग गया तो दाग अच्छे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन भैया उसको निकालना भी जरूरी है ना। अच्छा, और कहां यूज करते हैं हम? वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स। आप इनको ना पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हो। भाई पेपर इंडस्ट्री में भी इंक विंक का काम होता है कि नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ब्लीचिंग पाउडर का भी हमें इस्तेमाल वहां करना पड़ता है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर को बेटा याद रखिएगा ड्रिंकिंग वाटर की क्लीनिंग के पर्पज से भी हम यूज करते हैं, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। मैंने आपको क्या बताया, एट द एंड वो ब्लीचिंग पाउडर क्लीन करने के काम तो आने ही वाला है। अब आप उसको नॉर्मली स्किन पे लगा लो, वो स्किन को क्लीन कर देगा। आपने उसको कपड़े पे लगा दिया, वो कपड़े को क्लीन कर देगा। आपने उसको पानी में डाल दिया, वो पानी को क्लीन करने में हेल्प करेगा, है ना। ब्लीचिंग पाउडर की गोलियां भी आती हैं पानी में डाल के उसको क्लीन करने वाली, आपने सुना होगा, है ना, देखा होगा कि एक गोली ले, क्या आप जानते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं लोग, क्या आप जानते हैं एक गोली डालने से आपका पूरा पानी साफ हो जाएगा? पर वो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा वो पानी की जो पानी की बोतल है जिसको आप क्लीन करने वाले हो, वो किससे मिलके बनी है? वो तो पानी से मिलके बनी है, लेकिन वो गोली जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के चक्कर में बन गई। समझे? एनीवेज, ये तो मैंने आपको मजाक मस्ती में बता दिया, बट ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल भैया क्लीन करने के काम तो आना ही आना है। क्लियर? चलिए, ओके ना, यहां हमें बात करनी है अगले हिस्से की, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। लेकिन बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नाम सुने हो? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, हाँ या ना? कहां इस्तेमाल होते हैं? तो भाई साहब ये इस्तेमाल होते हैं कहां? आपके पकोड़े बनाने में। बेटा नाम में लिखा है बेकिंग, यानी कि बेक करने के काम आने वाले हैं। आप बेकिंग का काम कहां कहां करते हो? सर हम बेकिंग का काम बहुत सारी जगह करते हैं। मम्मियों को देखा है जब वो दाल बाटी चूरमा बनाती है तो सफेद कलर का पाउडर डालती है। मम्मियों को देखा है केक बनाते समय थोड़ा सा पाउडर डालती हैं। मम्मियों को देखा आपने? और कहाँ डालती हैं? बताओ बताओ बताओ। कई जगह डालती हैं, पकौड़े बनाते समय डालती हैं, और कहीं डालती हैं? बेटा कई जगह डाल सकते हो आप इसको। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है आपके जो फूड आइटम है उनको क्रिस्पी बनाना। अच्छा, सिर्फ क्रिस्पी नहीं बनाते, जब आप इसी बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये चीज फिर उस फूड आइटम को थोड़ा सा सॉफ्ट भी बना लेती है, फ्लफी भी बना लेती है। बट एनीवेज फिलहाल के लिए आप बस बेकिंग सोडा इस्तेमाल कीजिए, है ना। बेकिंग सोडा मतलब एक ऐसा नमक है वो बेसिकली, ये भी जो कि आपको मेनली क्या देने वाला है, आपके जो पकौड़े वाले आइटम यानी कि जो खाने वाला आइटम है उनको क्रिस्पी बनाने का काम करता है। सिर्फ क्रिस्पी बनाने का काम कहूं तो ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया ना, वो कहने के लिए बेकिंग सोडा सिर्फ एक जगह काम आ रहा है, बट बेटा उसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने मम्मी लोगों को दाल बाटी में चूरमा में डालते हुए देखा होगा ना, बड़ी खुशखुशी बनती है ऐसा बोलते हैं मम्मी लोग। और कहाँ डालते हो? समोसे वगैरह में? नहीं, समोसे में तो नहीं, लेकिन डाला जाता है, कई जगह डाला जाता है ना। वो बेकिंग सोडा हमें डालना पड़ता है, बेकिंग पाउडर हम डालते हैं सो दैट खाना हमारा थोड़ा सा जहां जरूरत है वहां क्रिस्पी बन जाए, और जहां उसके सॉफ्टनेस की जरूरत है, फ्लफीनेस की जरूरत है, वो भी बन जाए। करेक्ट? आपको केक जो है तो फ्लफी बनाना होता है, थोड़ा सा स्पॉन्जी बनाना होता है, केक में हम अलग इस्तेमाल करते हैं, बट वो निकल के यहीं से आता है। एनीवेज, सो द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। भूख लगाई मुझे। समटाइम इट इज एडिड फॉर फास्टर कुकिंग। आपने बेटा इसका एक्सप्लेनेशन यदि मैं दूं आपको फास्टर कुकिंग का, तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, मम्मी से पूछिएगा, वो जो छोले वाले चने होते हैं ना, इसको काबुली चने बोलते हैं, वो पकने में बड़ा टाइम लेते हैं। तो आप ना, मैं आपको ना एक्सपेरिमेंटली बोल रहा हूँ कि यूजुअली क्या होता है ना, हम उसको ओवरनाइट रखते हैं कि पानी में उसको सोक कर लिया, पानी में डाल दिया, और ओवरनाइट क्या होता है वो भाई साहब पानी को सोक कर लेते हैं, फिर हम उबाल लेते हैं, जनरली ये होता है। बट गलती से आप पानी में डालना एक रात पहले भूल गए, तब क्या करेंगे? तो बढ़िया वो चने निकालो, इतना सा नमक भी काम करता है थोड़ा जल्दी पकाने में, और साथ में डाल दीजिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा, भाई साहब यूं पक जाएगा वो, यूं। क्यों? क्योंकि वो बेकिंग सोडा पकाने के काम भी आता है, ठीक है। पर वो हमें नहीं जानना, अभी हमें बस ये जानना कि बन कैसे रहा है।
द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी का आप एक और नाम दे सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इसी को आप बोल सकते हैं प्रभु जी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये भी होता है एक हमारा क्या, इसका दूसरा नाम। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। देखो अगेन यदि आपने ध्यान दिया, यहां भी हमें किससे मिल रही चीजें, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो भैया वो NaCl जो मैंने बताया ना नमक, ये सिर्फ खुद नमक के काम नहीं आ रहा है, वो दूसरों को बनाने के भी काम आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे बनता है हमारा बेकिंग सोडा, समझते हैं फटाफट से। तो बेटा ये जो बेकिंग सोडा है ना, एक प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं साल्वे प्रोसेस। ठीक है, उसी साल्वे प्रोसेस का हिस्सा होता है बेकिंग सोडा। हालांकि जब इसके आगे मैं आपको वॉशिंग सोडा बताऊंगा तब मैं आपको उस प्रोसेस को पूरा बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप ना उसको शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि साल्वे प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं, बट उस 3 स्टेप्स का जो पहला स्टेप है वो ही अपने आप में बेकिंग सोडा क्रिएट कर देगा। तो फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखेंगे कि किस तरीके से हम बेकिंग सोडा को बनाने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, अगेन आपने बेटा ये जो ऊपर लिखा है ना वो अपनी जगह, पहले मेरी बात को सुनिएगा। आपने क्या करना है अगेन, अरे यार काहे लुक-लुका रहा है भाई, अगेन आपने ब्राइन सॉल्यूशन बनाना है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब सर NaCl और इसमें क्या डाल देंगे H2, मतलब बेसिकली आपने क्या कौन सा सॉल्यूशन बना लिया सर, इसको तो हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब इस ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको डाल देना है NH3 यानी कि अमोनिया। है क्या भाई साहब, ये है बिल्कुल। आपने इस ब्राइन सॉल्यूशन में क्या डाल दिया, NH3। तो अब मुझे बताओ ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या कहलाने लगेगा, ये कहलाने लगेगा, कहां गया कहां गया कहां गया, इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं बेटा, इसको हम बोलेंगे अमोनियम ब्राइन सॉल्यूशन या अमोनाइड ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली आपने इस अमोनिया को ब्राइन सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट कर दिया, दैट मींस इट इज अ अमोनियल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनियल ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिया का ब्राइन के साथ आपने कनेक्शन बैठा दिया। मैंने कहा ठीक, जुड़ गए। लेकिन अब हमारी जो पूरी साल्वे प्रोसेस की पिक्चर है वो ये कहती है कि जब आप अमोनिया का ब्राइन का कंबाइनेशन करेंगे यानी कि अमोनियल ब्राइन सॉल्यूशन बना लेंगे, देन इसके ऊपर फेंक दीजिएगा कौन सी गैस, CO2 गैस भेज दिएगा। और जैसे ही CO2 गैस आप पास करेंगे तो तुरंत हमें हमारी काम की चीज मिल जाएगी, इसका नाम है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। कैसे मिल जाएगी, देखो ध्यान से सर, ये NH3 है, ये H2 है, ये NaCl है और ये CO2। तो भैया आपने फटाफट से इस NH3 को NH4OH यानी कि सोडियम, नहीं ये वाला हिस्सा नहीं, हमें चाहिए पहले तो सॉल्ट, है ना, एक तो हमें चाहिए भैया क्या, हमारा सॉल्ट। तो एक सॉल्ट तो आपका आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है ना, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। एक तो आपका NH4 और Cl निकल गया, ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको अपन ने किया तेल लेने जाओ भाई तुम हल्के हो। फिर जो बचा वो क्या था हमारा, ये था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम बोलते हैं हमारा बेकिंग सोडा। और दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साल्वे प्रोसेस। ये साल्वे प्रोसेस का पहला स्टेज है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कई जगह यूज करते हैं। लेकिन बनता कैसे ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया बन कैसे रहे, यूज कहां करना है। तो देखो यूज करने के तो कई तरीके हैं, आप खुद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप इसको नॉर्मली खाना पकाने के लिए बेकिंग पाउडर की तरह, बेकिंग सोडा की, बेटा याद रखो बेकिंग सोडा ही आगे चल के बेकिंग पाउडर बन जाता है, बट द एंड पॉइंट इज वो बेकिंग सोडा जो है या बेकिंग जो पाउडर है वो यूज कहां करते हैं आप, बेकिंग में। ये तो पहले समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो बेकिंग पाउडर है बेसिकली बनता कैसे वो भी जान लो। जब आप इसी बेकिंग सोडे को क्या कर लेते हो, किसी भी ईडेबल एसिड, लिखा है क्या इसमें, ये देखो लिखा है किसी भी ईडेबल एसिड से। ईडेबल का मतलब जो खाने लायक है, जैसे कि आपने इमली खा सकते हो, अंगूर खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, सर संतरे खा सकते हो। क्या ये खाने वाली चीजें खट्टी हैं और इनमें एसिड है? हाँ सर। तो बेटा ये जो एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो आप पढ़ते हो, जो खाने वाली आइटम से निकलता है, यदि उसको लूं और मैं बेकिंग पाउडर के साथ मिला दूं, बेकिंग पाउडर का मतलब, सॉरी बेकिंग पाउडर बोल रहा हूं, बेकिंग, हाँ नहीं ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले हिस्से के साथ मैं मिला दूं, ठीक है, तो वही चीज हमें क्या निकाल के दे देगी, हमें मिल जाएगा हमारा बेकिंग पाउडर। अभी तो हम बेकिंग सोडा को पढ़ रहे थे, तो बेकिंग सोडा लिया जो कि मैं बना चुका हूं साल्वे प्रोसेस से, और मैंने इसमें मिला दिया कौन से वाले एसिड, ईडेबल, जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, इनको मिलाया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा बेकिंग पाउडर। क्या मिल जाएगा प्रभु जी, बेकिंग पाउडर। दैट मीन्स यदि कोई आपसे पूछता है बेकिंग पाउडर का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे कि भैया आप लो बेकिंग सोडा और उसमें मिला लो कौन से एसिड, ईडेबल, मतलब कि खाने वाले एसिड। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं समझ में आएगा, खाने वाले एसिड, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। ठीक है,
तो आप बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल करते हो कुकिंग में, डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। अच्छा, और कहाँ यूज करते हैं हम? इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। इसका क्या मतलब है बेटा? देखो नॉर्मली यदि आप देखेंगे तो होता यूं है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो आपने बनाया ना सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, इसका जो नेचर होता है ये होता है हल्का सा एल्कलाइन। कैसा होता है? एल्कलाइन, यानी कि कहने के लिए सॉल्ट है लेकिन इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन। एल्कलाइन नेचर, इसका मतलब आपने जब एसिड को और बेस को मिलाया होगा तो कहीं ना कहीं जो बेस आपने इस्तेमाल किया ये थोड़ा सा कैसा था? स्ट्रॉन्ग था। बेस कैसा था बच्चा? स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इस पूरे का नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन। अब क्योंकि एल्कलाइन नेचर का निकला, इसलिए क्या करते हैं, जब कभी हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम वैसे तो क्या खा सकते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgO, यानी कि प्रॉपर एक इनो का पैकेट। लेकिन खुदा ना खास्ता यदि हमारे पास वो नहीं है तो बेटा आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो एज अ एंटासिड। ये आपकी एसिडिटी या पेट की समस्या को थोड़ी समस्या को तो आप निपटा सकता है, ठीक है? तो एज ए एंटासिड भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जब आपको कहीं आग लगी देखी मिल जाए तो बेटा ये जो आपने देखा ना भाई साहब को कभी आग लग जाती है तो इस सिलेंडर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर से हमें मिलती है एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें डायरेक्ट नहीं मिलती, रिएक्शन के थ्रू मिलती है। बट उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है उस सिलेंडर के अंदर, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ जब बाहर निकलता है तो रिएक्शन के चक्कर में जब वो बाहर निकलेगा तो बाहर हमें गैस मिल जाएगी। आपने नोटिस किया हो तो है ना, हमारा जो NaHCO3 था बेटा, कहीं ना कहीं इसमें देखो ये गैस दिख रही है आपको। यदि मैं इसमें से CO2 गैस निकाल पाऊं किसी तरीके से तो CO2 गैस का काम क्या होता है? आग को बुझाना। तो इस आग को बुझाने के लिए हमें इस बेकिंग सोडा की हेल्प लगी और इस सिलेंडर में हमने वो चीज भर दी। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये फायर को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर आ गई होगी कि भैया क्या होता है बेकिंग पाउडर, क्या होता है बेकिंग सोडा, है ना। और ब्लीचिंग पाउडर की भी बात कर ली, फिर हमने किसकी बात कर ली? कास्टिक सोडा। अब फर्दर हम क्या बात करेंगे? हमें मेनली अब बात करनी है वॉशिंग सोडा की, कि क्या होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इसके अगले हिस्से में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई साहब क्या होता है ये वॉशिंग सोडा, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। बट बिफोर दैट मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने पिछले हिस्से ना देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपकी 10th की जर्नी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एट द सेम टाइम अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, शेयर करना है तो वो भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना है वो भी कर लीजिए, और डू कंटिन्यू विद योर स्टडीज एंड अपनी स्टडी पर फोकस बनाकर रखो। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए शिक्षास्त्र पर। इसके अगले हिस्से में मैं आपको इसको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या? नहीं बेटा ज्यादा नहीं हो गया, मैंने आपको इसलिए अभी पॉज करके रख दिया है सो दैट आप थोड़ा सा रेस्ट लो और जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी उसको एक बार क्या कर लो, रिपॉलिश कर लो, रिवाइज कर लो। क्योंकि आपने ब्लीचिंग पाउडर से चेहरा चमका लिया, हाँ या ना। फिर सर हमने बेकिंग सोडा से क्या कर लिया, सर खाना भी खा लिया। तो अब हमें हिम्मत आ गई कपड़े धोने की, तो अब हम जब अगली बारी मिलेंगे तो हम वॉशिंग सोडा से अपने कपड़े भी धोएंगे। बेटा उसका नाम ही है वॉशिंग सोडा, ठीक है। फिर मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बताऊंगा, छोटा सा हिस्सा और बचा है। तब तक फिलहाल इसको ध्यान से देखिए और आराम से मजे कीजिए।